हेलो बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं आप सबके अपने यूट्यूब चैनल रीजनिंग बाय संदीप यादव। कैसे हैं हम सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे। प्यारे दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि हम आपको स्टेटमेंट और अजम्पशंस पढ़ा रहे हैं। स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है? कथन और पूर्व धारणाएं। तो प्यारे बच्चों, मैंने आप सभी को पिछली क्लासेस में बताया था कि कैसे हम लोग स्टेटमेंट से अजम्पशंस को पहचानते हैं कि कौन सा अजम्पशंस आपका सही है, कौन सा अजम्पशन गलत है। मैंने कहा था कि दो प्रकार के अजम्पशंस जो कि हमेशा गलत माने जाते हैं। आपका जो भी स्टेटमेंट होगा उस स्टेटमेंट से आपको अगेंस्ट बातें नहीं करनी है। दूसरा मैंने आपको बताया था, ना ही आपको इलॉजिकल बातें करनी है। पहला, ना ही आपको स्टेटमेंट का विरोध करना है। दूसरा, आपको इलॉजिकल बातें नहीं करनी है। अगर इन दो बातों का अगर आप ध्यान रखते हैं तो आपके सारे के सारे अजम्पशन सही माने जाएंगे। केवल ये दो आपके अजम्पशंस गलत माने जाते हैं। और जो भी आप अनुमान लगाते हैं, जो भी आपकी पॉसिबिलिटीज़ होती है कथन के प्रति, जो भी आपकी संभावनाएं होती हैं, सभी प्रकार की संभावनाएं सही होती हैं। केवल दो ऐसी संभावनाएं होती हैं जो कि गलत मानी जाती हैं। पहला क्या होता है कि आपको कथन का विरोध नहीं करना है। दूसरा क्या होता है, ना ही आपको इलॉजिकल बातें करनी है। तो पिछली क्लासेस में हमने आप सभी बच्चों को क्वेश्चन करा दिया था 8, और आज की क्लास में हम लोग 9th नंबर का क्वेश्चन करने वाले हैं। और आप सभी बच्चे ध्यान से इस स्टेटमेंट को पढ़िए। स्टेटमेंट है कि गांव में पीने की पानी की गंभीर समस्या पर चर्चा करने के लिए गांव के सरपंच ने सभी परिवार के मुखिया की बैठक बुलाई, है ना। तो गांव की जो मुखिया है ना, गांव में पीने की पानी की प्रॉब्लम चल रही थी, है ना, जिस पर चर्चा करने के लिए गांव के जो सरपंच हैं, सरपंच का मतलब आप लोग जानते हैं, सरपंच का मतलब होता है जो गांव के प्रधान होते हैं, जो गांव के मुखिया होते हैं, उनको हम लोग सरपंच बोलते हैं। तो यहाँ पर पानी की गंभीर समस्या थी, है ना, पीने की पानी की गंभीर प्रॉब्लम की वजह से जो गांव के सरपंच थे, उन्होंने जो परिवार के सभी मुखिया होते हैं, मुखिया का मतलब हर एक परिवार में एक गार्जियन होता है, उसी को तो मुखिया कहते हैं। तो जो सरपंच थे गांव के, उन्होंने क्या किया कि पीने की पानी की जो समस्या थी उस पर उन्होंने क्या किया कि सभी परिवार के मुखिया को, जो भी गार्जियन थे, हर एक परिवार में गार्जियन होते हैं, उनको बुलाया और उस पर चर्चा करने के लिए। तो ये आपके सामने कथन है और दो अजम्पशंस हैं और आपको पहचानने हैं कि क्या अजम्पशंस आपके सही हैं या गलत। तो पहले नंबर का अजम्पशन आप सभी बच्चे ध्यान दीजिए। लिखा है, विभिन्न समस्याओं के बारे में चर्चा करने के लिए सरपंच ने ऐसी बैठक पहले भी बुलाई थी। और मैं आप सभी से कहता हूं प्यारे बच्चों, मेरा जवाब, मेरे क्वेश्चन का जवाब आप लोग दीजिएगा। क्या ये बातें सही हैं? ये जो एजम्पशंस निकाला जा रहा है इस कथन से, लिखा है कि विभिन्न समस्याओं के बारे में चर्चा करने के लिए सरपंच ने ऐसी बैठक पहले भी बुलाई थी। प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो भी प्रॉब्लम चल रही है, सरपंच ने क्या किया कि गांव में जितने भी परिवार थे सभी के मुखिया को बुलाया कि आइए आज बैठक है, हम लोग इस पर चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि पानी की एक गंभीर प्रॉब्लम चल रही है। तो यहाँ पर एजम्पशंस लगाया जा रहा है, पूर्वानुमान लगाया जा रहा है, पूर्व धारणाएं लगाई जा रही हैं कि विभिन्न समस्याओं के बारे में चर्चा करने के लिए सरपंच ने ऐसी बैठक पहले भी बुलाई थी। ये तो इलॉजिकल है, बिल्कुल इलॉजिकल है, क्योंकि इससे क्या मतलब कि सरपंच ने पहले भी ऐसी समस्याओं पर चर्चा करने के लिए बुलाई थी। हमारे इस पूर्वानुमान का मतलब क्या है? इस पूर्वानुमान का कोई मतलब ही नहीं है। तो कहने का मतलब पहले नंबर का जो आप एजम्पशंस लगा रहे हैं ये गलत है, क्योंकि विभिन्न समस्याओं के बारे में चर्चा करने के लिए सरपंच ने ऐसी बैठक पहले भी बुलाई थी। इस एजम्पशन का मतलब क्या है? इस एजम्पशंस का कोई मतलब नहीं है। कहने का मतलब ये जो आप एजम्पशंस दे रहे हैं ये पूरी तरह से इलॉजिकल है ना, पूरी तरह से क्या है, पूरी तरह से इलॉजिकल है। तो आप कह सकते हैं कि पहले नंबर का एजम्पशन गलत है। ठीक है, दूसरे नंबर के एजम्पशन की बात करते हैं। हो सकता है अधिकांश परिवार के मुखिया सरपंच द्वारा बुलाई गई बैठक में भाग लें। ये तो बिल्कुल सही है। क्यों सही है? क्योंकि आप लोग ध्यान से देखिएगा, हो सकता है अधिकांश परिवार के मुखिया सरपंच द्वारा बुलाई गई बैठक में भाग लें। अगर आपके ग्राम प्रधान एक बैठक बुलाते हैं जिसमें सभी लोगों को कहते हैं कि जितने भी परिवार के सदस्य हैं उनमें से जो मुखिया है सभी को आना है, आज बैठक है, पानी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई है, इस चीज़ पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो हो सकता है इस बात को कुछ लोग मानेंगे, कुछ लोग आएंगे, कुछ लोग नहीं आएंगे। तो यहाँ पर वही चीज़ लिखा है कि हो सकता है कि अधिकांश परिवार के मुखिया सरपंच द्वारा बुलाई गई बैठक में भाग ले। ये जो दूसरे नंबर का एजम्पशन है सही हो जाएगा। दूसरे नंबर का एजम्पशन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आप अपने क्वेश्चन का आंसर देंगे केवल दूसरा आपका एजम्पशन अंतर्निहित है, केवल दूसरा अंतर्निहित है, यानी कि दूसरे नंबर का जो आपका एजम्पशन से सही हो जाएगा, पहले नंबर का एजम्पशन आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। चलिए अब आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन देखिएगा आप लोग कि नगर निगम ने तटों के किनारे रहने वाले सभी लोगों को मानसून के दौरान ऊंची जगहों पर जाने के लिए कहा। तो नगर निगम ने तटों के किनारे जितने भी लोग रहते थे उनको ये बोला कि आप सभी लोग क्या करिए, मानसून के दौरान आप सभी लोग ऊंची जगहों पर जाकर रहें,
है ना। तो यहाँ पर एजप्शन दिया जा रहा है कि हो सकता है झोपड़ियों में रहने वाले कई लोग शहर छोड़ दें और राज्य में कहीं और जाकर रहें। तो यहाँ पर अगर आप पहले नंबर के एजप्शंस को सही मानते हैं तो मुझे सिर्फ एक बात का जवाब दे दीजिए आप लोग। क्या मुझे एक बात बताओ आप, अगर हम आपको पढ़ा रहे हैं, मान लीजिए हमारी क्लास शाम को 7 बजे रहती है, जिस दिन हम 7 बजे नहीं पढ़ाएंगे तो क्या आप हमसे नहीं पढ़ेंगे? यहाँ पर आप जो एजप्शन दे रहे हैं कि हो सकता है झोपड़ियों में रहने वाले कई लोग शहर छोड़ दें और राज्य में कहीं और जाकर रहें। भाई नगर निगम ने आपको यही इंस्ट्रक्शन दिया, यही निर्देश दिया, यही आपको सजेशन दिया कि जो लोग भी तटों के किनारे रहते हैं मानसून के दौरान वो ऊंची जगहों पर जाकर रहें ताकि उनको आगे प्रॉब्लम ना हो, किसी भी प्रॉब्लम या किसी भी समस्याओं का उनको सामना ना करना पड़े। इसी वजह से नगर निगम ने उनको बोला कि आप लोग ऊंची जगहों पर जाकर रहो। तो इसका क्या मतलब है कि आप उस राज्य को, उस शहर को छोड़ के कहीं और चले जाएंगे? नहीं, ठीक है, ये बातें गलत हैं। क्योंकि अगर आप हमसे पढ़ते हैं, मैं आपको पढ़ाता हूँ, अगर मान लीजिए 7 बजे मैं डेली पढ़ाता हूँ, डेली अगर लाइव आता हूँ पढ़ाने के लिए, आप हमसे पढ़ते हैं, जिस दिन हम 7 बजे नहीं आ पाएँ या हम क्लास नहीं ले पाएँ तो अगले दिन अगर हम आपको पढ़ाने के लिए आएंगे तो क्या आप हमसे नहीं पढ़ेंगे, किसी दूसरे से पढ़ने लगेंगे? नहीं। तो कहने का मतलब पहले नंबर का जो आपका एजप्शन है गलत हो जाएगा, पहले नंबर का जो आपका एजप्शन है गलत हो जाएगा, ठीक है। तो दूसरे नंबर के एजप्शन की बात करते हैं। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर लिखा है कि हो सकता है तट के किनारे झोपड़ियों में रहने वाले अधिकांश लोग मानसून के दौरान ऊंची जगहों पर आकर रहने की कोशिश करें। ये जो आपके एजप्शन है ये बिल्कुल सही हो जाएंगे, क्योंकि हो सकता है भाई नगर निगम ने बोला इस बात को तो उसमें से कुछ लोग ऐसे होंगे जिसमें से वो लोग इस बात को मानते हुए हो सकता है कि तट के किनारे झोपड़ी में जो लोग भी रहते हैं उनमें से अधिकांश लोग क्या करेंगे, मानसून के दौरान ऊंची जगहों पर जाकर रहने लगेंगे। तो ये बातें तो बिल्कुल सही है, क्योंकि जो भी आपका कथन है उस कथन का विरोध नहीं कर रहा है। जो भी कथन दिया गया उससे रिलेटेड ही बातें हो रही हैं कि नगर निगम ने इस बात को बोला, तो यहाँ पर जो आपका एजप्शन है उससे रिलेटेड ही है, उसको फॉलो कर रहा है। इसका मतलब दूसरे नंबर का जो आपका एजप्शन है सही हो जाएगा, पहले नंबर का एजप्शन गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर आंसर क्या देंगे? वनली सेकेंड इज इम्प्लिसिट। क्या होगा भाई? केवल दूसरा एजप्शन है ना अंतर्निहित है, केवल दूसरा एजप्शन अंतर्निहित है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं अगले नंबर के क्वेश्चन पे। तो स्टेटमेंट है, चक्रवाती तूफानों से सागर तटों के प्रभावित होने को मद्देनजर रखते हुए जिला प्रशासन ने तटवर्तीय क्षेत्रों में बेतार संचार प्रणाली की स्थापना का निर्णय लिया है। ठीक है, तो चक्रवाती तूफानों से सागर तटों के प्रभावित होने को मद्देनज़र रखते हुए जो सागर तट है उसको प्रभावित होने की डर से सरकार ने क्या किया, हो सकता है भाई चक्रवाती तूफान अगर आता है तो जो सागर तट है हो सकता है कि प्रभावित हो जाए। उसको मद्देनज़र रखते हुए जिला प्रशासन ने जो तटवर्ती क्षेत्र है वहाँ पर बेतार संचार प्रणाली की स्थापना का निर्णय लिया है। बेतार संचार प्रणाली का निर्णय लिया है। यहाँ पर जो भी सरकार चाहती है कि जो बेतार संचार प्रणाली है उसको वायरलेस सिस्टम से जोड़ना चाहती है। तो यहाँ पर क्या है कि जो लिखा है कि जिला प्रशासन ने तटवर्ती क्षेत्रों में बेतार संचार प्रणाली, मतलब जहाँ पे वायर्ड सिस्टम है, जहाँ पे वायर्ड कम्युनिकेशन होता है, जहाँ पे तार होते हैं, उसको हटाकर सरकार चाहती है कि वायरलेस कम्युनिकेशन का यूज़ किया जाए। तो यहाँ पर आपके सामने एजप्शन है कि चक्रवाती तूफानों के कारण दूरभाषी संपर्क व्यवस्था भंग हो सकती है। तो यहाँ पर जो कम्युनिकेशन है, जो वायर्ड कम्युनिकेशन है, तो सरकार चाहती है कि यहाँ पर वायरलेस कम्युनिकेशन का सिस्टम बनाया जाए, क्योंकि डर रहता है कि जो चक्रवाती तूफान आते हैं उससे हो सकता है कि सागर तटों को प्रभावित होने का डर रहता है। हो सकता है जहाँ पर जिला प्रशासन ने क्या कहा कि भाई बेतार संचार की प्रणाली का हम लोग यूज़ करेंगे, क्योंकि भाई अगर तूफान आता है तो डर तो रहता ही है कि अगर आपका वायर्ड सिस्टम है, अगर जो भी आपके कम्युनिकेशन है अगर वायर्ड सिस्टम होगा तो खतरा तो बना रहता है। तो यहाँ पर सरकार चाहती है कि चक्रवाती तूफान के कारण दूरभाषी संपर्क, जो आपके टेलीकम्युनिकेशन है वो भंग हो सकती है, इसका डर है। तो आपको ये एजप्शन दिया जा रहा है कि चक्रवाती तूफानों के कारण दूरभाषी संपर्क व्यवस्था भंग हो सकती है।
तो ये बातें तो बिल्कुल सही है। अगर वायर्ड सिस्टम होगा तो चक्रवाती तूफानों के कारण जो दूरभाषी संपर्क व्यवस्था भंग हो सकती है, ये बिल्कुल सही है। क्योंकि अगर वायर्ड सिस्टम होगा तो जो टेलीकम्युनिकेशन जिससे आप लोग बातचीत करते हैं, जो वायर्ड सिस्टम होता है, जो तार वाली प्रणाली होती है, वहाँ पर खतरा बना रहता है। अगर चक्रवाती तूफान आता है तो खतरा तो बना रहता है। तो कहने का मतलब सरकार चाहती है कि बेतार संचार प्रणाली की स्थापना किया जाए। तो यहाँ पर लिखा है एजप्शन की चक्रवाती तूफानों के कारण दूरभाषी संपर्क व्यवस्था भंग हो सकती है। ये बात बिल्कुल सही है, भंग होने का डर है। ठीक है, दूसरे नंबर के एजप्शन की बात करते हैं। बेतार संचार प्रणाली चक्रवाती तूफानों के आघात को सहने में सक्षम हो सकती है। बिल्कुल सही है भाई। अगर वायरलेस सिस्टम का आप यूज़ करते हैं, वायरलेस सिस्टम का अगर यूज़ करते हैं तो यहाँ पर जो भी खतरा है, बिल्कुल खतरे की बात ही नहीं हो सकती। क्योंकि बेतार संचार प्रणाली चक्रवाती तूफानों के आघात को सहने में सक्षम हो सकती है। अगर वायरलेस सिस्टम होगा तो किसी प्रकार का डर ही नहीं है। आप जानते हैं वायरलेस चीज़ें क्या होती है, जहाँ पे विदाउट एनी, आप देख सकते हैं ये जो तार है ना, इसको हम बोलते हैं वायर्ड सिस्टम, है ना, वायर है ना, इसको वायर बोलते हैं, इसीलिए बोलते हैं वायर्ड कम्युनिकेशन। और बेतार संचार प्रणाली का मतलब वायरलेस सिस्टम, जहाँ पे तार नहीं होता है, जहाँ पे तार नहीं होता है उसको बोलते हैं वायरलेस कम्युनिकेशन। ठीक है, तो जो दूरभाषी संपर्क व्यवस्था है वो वायरलेस होगा तो बेतार संचार प्रणाली चक्रवाती तूफानों के आघात को सहने में सक्षम होगा। तो दूसरे नंबर का एजप्शन आपका सही हो जाएगा। पहले नंबर का एजप्शन क्या था कि चक्रवाती तूफानों के कारण दूरभाषी संपर्क व्यवस्था भंग हो सकती है। अगर वायर्ड सिस्टम होगा तो डर तो रहता है चक्रवाती तूफानों से, हो सकता है कि जो भी यहाँ पर सिस्टम होगा वो डर तो रहता है कि चक्रवाती तूफानों के कारण हो सकता है कि जो दूरभाषी संपर्क व्यवस्था है, जो टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम है, वो भंग हो सकती है। तो पहले नंबर का एजप्शन भी सही हो जाएगा, दूसरे नंबर का एजप्शन भी सही हो जाएगा। तो आंसर क्या देंगे, दोनों अंतर्निहित हैं। पहला व दूसरा दोनों अंतर्निहित हैं। ये आपके ऑप्शन में होगा, यही ऑप्शन सही हो जाएगा। दोनों अंतर्निहित हैं, आपके ऑप्शन में यही होगा, अंतर्निहित हैं। ठीक है, तो इस प्रकार का अगर जो ऑप्शन होगा उसी ऑप्शन को हम टिक करेंगे। इंग्लिश में लिखा रहेगा बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड आर इम्प्लिसिट। ठीक है, इम्प्लिसिट ऑप्शन ध्यान से टिक करिएगा। जब दोनों सही होगा तो हम कहेंगे पहला और दूसरा दोनों एजप्शंस आपके इम्प्लिसिट हैं, अंतर्निहित हैं। ठीक है, आगे अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 13 नंबर का क्वेश्चन, आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा। 13 नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं। यात्री कार निर्माता कंपनी के प्रबंधन ने बाजार में मांग की कमी को ध्यान रखते हुए अपने कर्मचारियों की संख्या घटाने का निर्णय लिया है। कहने का मतलब एक कार कंपनी निर्माता है, उसने क्या किया, उसने बाजार में मांग की कमी को ध्यान रखते हुए अपने सभी कर्मचारियों की संख्या घटाने का निर्णय लिया है। क्योंकि जो कार कंपनी निर्माता है उसके प्रबंधन ने डिमांड को देखते हुए, कहने का मतलब क्या है कि कार निर्माता कंपनी है, देखा कि उसकी डिमांड कम हो गई है, तो जाहिर सी बात है अगर डिमांड कम होगी तो जो कंपनी निर्माता है अपने जो भी उस कंपनी में जो भी कार वगैरह जो भी वहाँ पे निर्मित होता है, तो वहाँ पर अगर डिमांड कम होगी तो काम कम होगा। जब काम कम होगा तो एम्प्लॉइज़ कम करने पड़ेंगे। जब एम्प्लॉय कम हो जाएंगे तो इससे क्या होगा, खर्चा बच जाता है ना। तो डिमांड जब कम होगी तो कम कर्मचारियों की ज़रूरत पड़ेगी। तो वही जो कार कंपनी निर्माता है, निर्माता के जो प्रबंधन है, कार कंपनी निर्माता के जो प्रबंधन है, उन्होंने बाज़ार में डिमांड को देखते हुए क्या किया कि उनके जितने भी कर्मचारी हैं उनकी संख्या उन्होंने घटाने का निर्णय लिया है। तो इस कथन से आप देख सकते हैं दो एजप्शन हैं और आपको बताने हैं कि इनमें से दोनों एजप्शंस में से कौन सा एजप्शन सही है। क्या पहला सही है, दूसरा सही है, कि दोनों सही है या दोनों गलत है। तो ध्यान से पढ़ते हैं हम लोग एजप्शन को। लिखा है पहले नंबर का एजप्शन की कंपनी द्वारा निर्मित कार की मांग की कमी का सिलसिला निकट भविष्य में जारी रह सकता है। तो ये जो आपके सामने एजप्शन है ये मुझे लगता है कि सही है, क्योंकि कंपनी द्वारा निर्मित कार की मांग की कमी का सिलसिला निकट भविष्य में जारी रह सकता है। तो इसीलिए तो यात्री कार निर्माता कंपनी के जो प्रबंधन है बाजार की डिमांड को देखते हुए कर्मचारियों की संख्या घटाई है, कि हो सकता है कि आगे भविष्य में भी ये सिलसिला जारी रह सकता है, डिमांड कम ही रह सकती है। अगर उनको लगता कि भविष्य में हो सकता है कि डिमांड फिर बढ़े तो कर्मचारियों को कुछ दिन के लिए और रख लेते, लेकिन उन्होंने सोचा होगा कि हो सकता है कि आगे भविष्य में चल के ये सिलसिला इसी तरह जारी रहे, जो डिमांड है इसी तरह कम रहे, इसीलिए ये सोचकर उन्होंने क्या किया कि कर्मचारियों की संख्या को घटाया। तो यहाँ पर पहले नंबर का एजप्शन सही हो जाएगा कि कंपनी द्वारा निर्मित कार की मांग की कमी को देखते हुए कमी का जो सिलसिला है वो निकट भविष्य तक, आगे भविष्य तक वो जारी रह सकता है।
इसीलिए क्या किया कि उन्होंने अपने कंपनी के जो कर्मचारी हैं उनकी संख्या को घटाया। तो कहने का मतलब पहले नंबर का एजप्शन सही हो जाएगा। हो सकता है कि निकट भविष्य में भी ये सिलसिला जारी रह सकता है, तो पहले नंबर का एजप्शन सही हो जाएगा। दूसरे नंबर के एजप्शन की बात करते हैं, यह कंपनी अपने घटे हुए कर्मचारियों के साथ भी अपना व्यवसाय कर सकती है, ये भी सही है, क्योंकि अगर डिमांड कम है तो कुछ कर्मचारी निकाल देंगे, हम उतने ही कर्मचारी अपने पास रखेंगे जिससे हमारा काम चल जाए। तो यहाँ पर लिखा है कि यह कंपनी अपने घटे हुए कर्मचारियों के साथ भी अपना काम कर सकती है, जो भी कर्मचारी है उससे भी आपका काम हो सकता है ना, उससे भी आपका काम हो सकता है। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं सर दूसरे नंबर का जो आपका एजप्शन है सही हो जाएगा, पहला और दूसरा दोनों सही हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर देंगे बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड आर इम्प्लिसिट, दोनों पूर्वधारणाएं अंतर्निहित हैं। ठीक, अंतर्निहित हैं। ठीक है, अंतर्निहित हैं, या आप इंग्लिश में ये भी लिख सकते हैं क्या, बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड आर इम्प्लिसिट। ठीक है, इंग्लिश में ऐसे लिखा रहेगा इम्प्लिसिट, यानी कि दोनों जो आपके एजप्शन हैं दोनों के दोनों अंतर्निहित हैं, यानी कि बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड आर इम्प्लिसिट, दोनों के दोनों एजप्शन सही हो जाएंगे। तो अब चलते हैं 14 नंबर के क्वेश्चन पे। तो आप सभी लोग 14 नंबर के क्वेश्चन को ध्यान दीजिए। 14 नंबर का क्वेश्चन है, स्टेटमेंट है, कथन है, राज्य सरकार ने अधिसूचना जारी की है कि सभी कोचिंग संस्थान अपने शिक्षकों के परिचय, आधारभूत सुविधाओं एवं शुल्क संबंधी पूर्ण विवरण के साथ अपना पंजीकरण शीघ्र करा ले। तो यहाँ पर राज्य सरकार ने सूचना जारी किया है कि सभी जितने भी कोचिंग संस्थान हैं अपने शिक्षकों के बारे में उनका बायोडाटा है ना, उनकी क्वालिफ़िकेशन क्या है ना, बाकी उनके जितने भी आइडेंटिफिकेशन कार्ड हैं, उनके जितने भी क्वालिफ़िकेशंस हैं, वो सारी चीज़ें और जो भी आधारभूत सुविधाएं हैं होनी चाहिए वो आपके कोचिंग संस्थान में है कि नहीं। अगर हैं तो उसको आप क्या करिए, शुल्क संबंधित पूर्ण विवरण के साथ अपना पंजीकरण शीघ्र करा लें। तो यहाँ पर क्या है कि आपको अपने शिक्षकों के बारे में, उनके क्वालिफिकेशंस के बारे में, उनके अनुभवों के बारे में तथा जो भी आधारभूत सुविधाएं आपके कोचिंग संस्थान में हैं इस चीज़ के बारे में आप जल्द से जल्द पूरा विवरण के साथ अपना पंजीकरण जल्द से जल्द करा लें। अगर आपने नहीं कराया है तो यहाँ पर क्या एजप्शंस आपके सामने दिया गया है, तो आप सबके सामने ये एजप्शन दिया गया है। आप बताएं क्या इस कथन से इन दोनों एजप्शंस में से कौन सा एजप्शंस, कौन सा पूर्वानुमान, कौन सी पूर्वधारणाएं सही हैं, कौन सी पूर्वधारणाएं गलत हैं। तो यहाँ पर पहले नंबर का एजप्शन है कि वैसे सभी कोचिंग संस्थान, जितने भी संस्थान हैं जिनके पास आवश्यक आधारभूत सुविधा एवं शिक्षक नहीं हैं, बंद हो सकते हैं। कहने का मतलब किसी टीचर की क्वालिफिकेशंस ही नहीं है, कोई टीचर आपका हाई स्कूल किया, कोई इंटर किया है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बच्चों को पढ़ा रहा है, तो कहने का मतलब ये है कि उसकी क्वालिफिकेशन ही नहीं है। अगर किसी भी टीचर की क्वालिफिकेशन है ही नहीं, है ना, और उससे आप पढ़वा रहे हैं, उसका एक्सपीरियंस ही नहीं है, ना उसके पास कोई क्वालिफिकेशन है, तो उस टाइप के टीचर से अगर आप पढ़वा रहे हैं, है ना, और बिना किसी आप अपने आधार कार्ड या जो भी उसका आइडेंटिफिकेशन कार्ड है, तो यहाँ पर वैसे सभी कोचिंग संस्थान जिनके पास आवश्यक आधारभूत सुविधा एवं शिक्षक नहीं है बंद हो सकते हैं। तो यदि आपके पास अनुभवी टीचर नहीं है, उनका कोई क्वालिफिकेशंस ही नहीं है, उन्होंने क्या किया है, उनकी क्वालिफिकेशंस क्या है, अगर ये सारी चीज़ें नहीं होंगी और अपने जो भी आपके कोचिंग संस्थान में आधारभूत सुविधाएं हैं, जैसे कि कभी आग लग जाती है तो उसके लिए जो भी सामग्री होती है वो सारी चीज़ें, वो सारा सिस्टम होना चाहिए। अगर नहीं होगा, इन सारी चीज़ों को अगर फॉलो करते हैं तो उसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा। विदाउट एनी रजिस्ट्रेशन के आप कोई भी कोचिंग संस्थान रन करते हैं तो यहाँ पर क्या लिखा है कि वैसे सभी कोचिंग संस्थान जिनके पास आवश्यक आधारभूत सुविधा नहीं है, शिक्षक नहीं है, बंद हो सकते हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है। अगर आप पंजीकरण नहीं कराएंगे, आप अपने टीचर्स के बारे में वहाँ पे नहीं बताएंगे, जो भी आपकी आधारभूत सुविधाएं हैं, उनका शुल्क संबंधित जो भी आपका विवरण है उसके बारे में नहीं बताएंगे, तो हो सकता है कि जितने भी कोचिंग संस्थान हैं जिनके पास आवश्यक आधारभूत सुविधाएं नहीं हैं, शिक्षक नहीं हैं, वह बंद हो सकते हैं। ये बात बिल्कुल सही है। तो कहने का मतलब पहले नंबर का जो एजप्शन है वो सही हो जाएगा। अगर हम दूसरे एजप्शन की बात करते हैं तो सभी कोचिंग संस्थान अब इसके बाद विद्यार्थियों से समान शुल्क ले सकती हैं।
अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर आप पंजीकरण करा लेते हैं, आपके सारे टीचर एक्सपीरियंस टीचर हैं, है ना, सारे टीचर्स अच्छे हैं, वेल क्वालिफाइड हैं, तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप पंजीकरण करा लेते हैं, आप पूरी तरह से अगर पंजीकरण करा लेते हैं, तो क्या इसका क्या मतलब है कि आप सभी कोचिंग संस्थान, जितने भी कोचिंग संस्थान हैं, वो विद्यार्थियों से समान शुल्क लेंगे। भाई पंजीकरण करा लेंगे तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि हर कोचिंग की फ़ीस बराबर हो जाए। मैं कहता हूँ कि अगर किसी कोचिंग में फ़ीस अगर मान लीजिए 20,000 है, 20,000 रुपये अगर किसी कोचिंग संस्थान की फ़ीस है, यहाँ पर एक कोचिंग संस्थान है जिसकी फ़ीस 20,000 रुपये है, आप कह रहे हैं दूसरी जो कोचिंग संस्थान है वो भी 20,000 रुपये लेगी, भाई तीसरी कोचिंग संस्थान है आप कह रहे हैं कि वो भी 20,000 रुपये लेगी, सभी अपना जो शुल्क है वो 20,000 कर देंगी। तो ये बात गलत है, क्योंकि ये जो अगर कोचिंग पहले नंबर की जो कोचिंग है अगर बहुत ही अच्छी, इसके यहाँ सुविधाएं अच्छी हैं, टीचर्स अच्छे हैं, इसकी फ़ीस 20,000 है। दूसरे नंबर की जो कोचिंग है यहाँ पर सुविधाएं कुछ कम हैं, तो क्या कोई ज़रूरी है कि यहाँ पर इसकी भी फीस 20,000 हो? तीसरे नंबर की जो कोचिंग है यहाँ पर बिल्कुल भी ख़राब, मतलब पूरी तरह से ख़राब व्यवस्था है, तो यहाँ पर इसकी फ़ीस 20,000 कैसे हो सकती है? तो कहने का मतलब तीनों कोचिंग संस्थान के जो शुल्क होंगे वो समान कभी भी नहीं हो सकते हैं, क्योंकि वहाँ के टीचर्स, वहाँ की सुविधाएं, किसी कोचिंग में एसी लगा होगा, किसी कोचिंग में एसी नहीं लगा होगा, किसी कोचिंग में आपको आरओ का पानी मिलेगा, किसी कोचिंग में आपको लाइब्रेरी की सुविधा मिलेगी। तो हर कोचिंग की अगर मैं बात करता हूँ तो हर कोचिंग में अलग अलग प्रकार की, अगर मैं अलग अलग प्रकार के कोचिंग संस्थान की बात करता हूँ तो हर कोचिंग में अलग अलग प्रकार की सुविधाएं होती हैं, वेल क्वालिफाइड टीचर्स होते हैं, किसी टीचर का अनुभव 10 साल का है, किसी टीचर का अनुभव 20 साल का है, किसी में सुविधाएं बहुत ही अच्छी हैं, हर प्रकार की सुविधाएं हैं। तो जहाँ पे हर प्रकार की सुविधाएं पाई जाएंगी, जिस कोचिंग संस्थान में ज़्यादा सुविधा होगी उस कोचिंग संस्थान की फ़ीस ज़्यादा होगी, शुल्क ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर अगर आप पंजीकरण कराए हैं तो इसका मतलब कतई नहीं होता है कि यहाँ पर तीनों कोचिंग संस्थान की जो सीमा शुल्क है, तो यहाँ पर जो तीनों कोचिंग संस्थान का जो शुल्क है एक समान हो जाएगा। ये बातें बिल्कुल भी गलत, पूरी तरह से गलत है ना, ये बातें क्या है, पूरी तरह से गलत हैं। क्योंकि यदि आप पंजीकरण करा लेते हैं तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि सारे कोचिंग संस्थान की फीस एक समान कर दिया जाए, तो ये जो आपका पूर्वानुमान है ये गलत हो जाएगा। तो पहले नंबर का आपका एजप्शन सही है, दूसरे नंबर का एजप्शन आपका क्या है, गलत है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप सभी बच्चों को ये स्टेटमेंट और एजप्शंस के क्वेश्चन समझ में आए होंगे। बहुत ही प्यारे तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने आपको स्टेटमेंट और एजप्शंस के बारे में बताया कि आपके सामने एक स्टेटमेंट दिया जाएगा और उस स्टेटमेंट से आपके सामने दो एजप्शंस दिए जाएंगे और आपको पता लगाना होता है कि उनमें से कौन सा एजप्शन सही है, कौन सा एजप्शन गलत है। मैंने कहा कि किसी भी स्टेटमेंट से कोई भी आप एजप्शन निकालते हैं, सारे के सारे एजप्शन सही होते हैं, केवल दो ऐसे एजप्शन होते हैं जो कि गलत माने जाते हैं। जो आपके कथन का विरोध करता हो, जो आपके कथन के अगेंस्ट बात करता हो, अगेंस्ट होता है, वो आपका गलत होता है, या जो एजप्शंस इलॉजिकल होता है, इलॉजिकल बातें करता है, वो गलत होता है। तो दो प्रकार के एजप्शंस हमेशा गलत होते हैं, इलॉजिकल और अगेंस्ट वाले। बाकी जितने भी प्रकार के एजप्शंस आप निकालेंगे उस कथन से रिलेटेड होगा तो सारे के सारे एजप्शंस सही होते हैं। आपको हमेशा पॉजिटिव सोचना है, आपको हमेशा पॉजिटिव थिंकर बनना है। अगर आप पॉजिटिव सोचकर पॉजिटिव बातें करेंगे तो आपके सारे के सारे एजप्शंस सही हो जाएंगे, दो एजप्शंस को छोड़कर। ठीक है, दो प्रकार के एजप्शन को छोड़कर, जो अपोजिट होता है, जो अगेंस्ट होता है स्टेटमेंट के, और दूसरा जो इलॉजिकल होता है। ठीक है, बहुत ही इजी होता है। अब आपको क्या करना है, अब आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। आप क्या करेंगे, मॉक टेस्ट लगाएंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को लगाएंगे, प्रैक्टिस सेट को लगाएंगे। तो आपके प्रैक्टिस सेट में या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में स्टेटमेंट और एजप्शंस के क्वेश्चन मिलेंगे, आप वहां से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, फिर इन्हीं रूल्स को फॉलो करेंगे। आप देखेंगे कि आपके सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही ईजिली बन पाएंगे। ठीक है, तो प्यारे बच्चे अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में और अगला चैप्टर आपका होगा कॉज एंड इफेक्ट। ठीक है, कारण और परिणाम अगला चैप्टर हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो ये चैप्टर पूरी तरह से समाप्त होता है, मैंने प्रॉपर तरीके से आपको कंसेप्ट बता दिया है। अब हम लोग कल की क्लास में पढ़ेंगे कॉज एंड इफेक्ट, कारण और प्रभाव या कारण और परिणाम। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही रखते हैं। आप सभी बच्चों को दिल से बहुत सारा प्यार, लव यू ऑल, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच, लव यू।